नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी वेल डन पापा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए वेल डन पापा। मैं चाय लगवा रही थी कि इन्होंने भीतर आकर कहा, सुनो, वो जो नीली शर्ट वाला है ना, उसे ध्यान से देखना। क्यों? मैंने पूछा। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही ये बाहर चले गए। मुझे इतना ताव आया, हर चौथे पाँचवें रोज़ कोई ना कोई चाय पर या खाने पर होता है। किस किस को देखूं मैं? कोई नए आए हैं, कोई ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं, किसी की नई नई शादी हुई है। इन्हें बस बुलाने का बहाना चाहिए। अब ये दो रंगरूट ऑफिस में नए नए आए हैं। वे खुद किसी विजिट पर आते तो एक बात थी, बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। शाम के हाथ चाय भिजवाकर मैं भी बाहर आ गई। दोनों ने उठकर नमस्ते की। दोनों ही स्मार्ट और सुदर्शन थे। एक का पहनावा हरियाणवी टच लिए हुए था, दूसरा नीली शर्ट वाला ठेठ इंदौरी लग रहा था। फिर जमकर बातें हुई। इंदौर का नमकीन, इंदौर के मॉल्स, इंदौर की सड़कें, मांडू, महाकाल, पाताल पानी, पिपल्या पाल्या। समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। घर से दूर जब कोई अपना मिल जाता है तो कैसा लगता है, बस वैसी ही अनुभूति हुई। वे लोग दरवाजे के बाहर भी नहीं पहुँचे होंगे कि इन्होंने पूछा, लड़का कैसा लगा? वो इंदौर वाला ना? खूब अच्छा, मैंने कहा। विवाह के लिए बात कर लें? इन्होंने पूछा। सच, मेरे मन में भी यही बात आ रही थी। ज़रा उसके घर द्वार के बारे में पता करो, मैंने कहा। कर लिया है, कब से इस मिशन पर हूँ। पिता विभाग में अकाउंटेंट हैं, 3 भाई बहनों में यह सबसे बड़ा है। आनंद नगर में अपना LIG मकान है, इन्होंने बताया। विवाह LIG में रहेगी? मैंने नाक सिकोड़कर कहा। देखो, लड़के की इंजीनियर की नौकरी है और इंदौर में अपना मकान होना ही बड़ी बात है। और विवाह को वहाँ कितना रहना है? वह तो अपने पति के साथ बंगले में रहेगी, इन्होंने समझाते हुए कहा। फिर भी खैर ठीक है, पापा को बता दो। अंतिम निर्णय तो उन्हीं को लेना है, मैंने कहा। आनन फानन में पापा को फ़ोन किया गया। वे बोले, जो बच्चे विपरीत परिस्थितियों में पलकर बाहर निकलते हैं वे बड़े होनहार होते हैं। मेरी तरफ से हाँ है, विभा से पूछकर बताता हूँ। पापा के जवाब के रूप में चौथे दिन विभा रानी खुद ही आ गईं। मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उन लोगों को खाने पर निमंत्रण दिया गया। हरियाणा वाला समझदार था, समझ गया कि कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। उसने कोई बहाना बनाकर क्षमा मांग ली। उस दिन गप्पों की महफिल देर तक चली। इस बार ललित कुछ खुला। उसने खूब किस्से और चुटकुले सुनाए, प्रोफेसर्स की नकल उतारी। विभा ने भी खूब आनंद लिया। इन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया। विभा को थोड़ी देर उसके साथ अकेले छोड़ दिया। कहा कि तुम्हारी हाँ हो तो बताना, फिर हम तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। 2 दिन बाद उसका फ़ोन आ गया और विभा के साथ इंदौर के लिए मैं रवाना हो गई। अपने पतिदेव पर सचमुच गर्व हो रहा था। कितने अपनेपन से वे पापा की मदद कर रहे थे। हम लोगों के इंदौर पहुंचने के बाद पापा ने ललित के पिताजी को फ़ोन पर संपर्क किया। पापा ने उन्हें सपरिवार चाय पर आने का निमंत्रण दिया। वे आए तो, पर सपरिवार नहीं, सिर्फ अपनी कन्या को साथ लाए। घर में हमारी भाभी हैं, मिसेज उन्हें छोड़कर कहीं जाती नहीं हैं, और शुभ कार्य में भाभी को साथ लाया जाए। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया, पर उनका पूरा वाक्य मैं समझ गई। पहला धक्का तो वहीं लगा। इस युग में ऐसी सोच, पर यह तो शॉक ट्रीटमेंट की शुरुआत थी। वे लोग रिक्शे पर आए थे। पापा ने शमशेर को उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा। लौटकर वह बड़े मायूस अंदाज में बोला, सर, वह घर बेबी के लायक नहीं है। मैंने पतिदेव की बात दोहराते हुए कहा, उसे कौन सा वहाँ रहना है, वह तो इंजीनियर साहब के बंगले में रहेगी। ललित के पिता जाते समय कह गए थे,
कल सुबह आ जाइएगा, बात कर लेते हैं। पापा सुबह सुबह तैयार हो गए। माँ से चलने के लिए कहा तो वे साफ मुकर गईं। अगर उनकी बीवी अपने घर नहीं आ सकती तो मैं क्या फालतू हूँ? पापा बोले, मैं चाहता था कोई महिला मेरे साथ चले, क्योंकि औरतों की नज़र बड़ी पैनी होती है। जो बात हम लोगों को नज़र नहीं आती, आप लोग तुरंत पकड़ लेती हो। पापा, मैं चल रही हूँ। उनके साथ उनकी बेटी आई थी। आपके साथ आपकी बेटी जाएगी, मैंने तुरंत कहा। पर उनकी बेटी की तरह मुंह में दही जमा कर नहीं बैठ जाना, ठीक से पूछताछ करना, माँ ने ताकीद की। रविवार का दिन था, इसलिए ड्राइवर छुट्टी पर था। पर पापा ने सब ठीक से समझ लिया था, इसलिए पूछते ताछते पहुँच ही गए। घर का प्रथम दर्शन बहुत ही डिप्रेसिंग था। शमशेर ठीक ही कह रहा था, घर कहीं से भी विवाह के लायक नहीं था। लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा खोलकर हम अंदर घुसे। 10-12 बदरंग गमलों को पार करके बरामदे तक पहुँचे, अगर उसे बरामदा कहा जाए तो। ऊपर टीन की छत थी, इसलिए उसे बरामदा कहा जा सकता था। वहाँ 2 मूढ़े पड़े हुए थे। उनमें से एक पर एक बुजुर्ग सी महिला बैठी माला जप रही थी। शायद यही वो भाभी होंगी जिनका ललित के पिताजी ने जिक्र किया था। मैंने आगे बढ़कर कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मूढ़ा तो एक ही था। मैंने पापा से कहा, आप बैठिए, और मैं इधर उधर देखने लगी। कोने में एक तिपाई रखी थी। मैं उसे उठा लाई, पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई। उस पर चाय के गोल गोल धब्बे बने हुए थे। मैं कुछ देर असमंजस में खड़ी रही। तभी उस महिला ने माला को उंगलियों में लपेटा, माथे से छुआया और उठ खड़ी हुई। फिर बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे भीतर चली गईं। पापा बोले, कुर्सी खिसका लो, नहीं तो मुश्किल होगी। पापा, हम लोग चलते हैं, मैंने कहा। अरे अभी अभी तो आए हैं, पापा ने कहा। पता नहीं भीतर वालों को हमारे आने की खबर है भी कि नहीं। वहाँ तो ज़ोर ज़ोर से पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ तक सुनाई आ रहा है। वह महिला यहाँ बैठी थी, इसलिए मैंने घंटी भी नहीं बजाई। फिर पापा बोले, सवाल यह पैदा होता है कि घंटी है भी कि नहीं, मैंने कहा। घर का हुलिया देखकर तो घंटी पर शक हो रहा है, पापा बोले। उसी समय कल वाली सुकन्या पानी के गिलास लेकर आई और बोली, पापा पूजा कर रहे हैं। मम्मी कहाँ हैं, मैंने पूछा। मम्मी खाना बना रही हैं। उनसे कहो कल जहाँ गए थे वे लोग आए हैं, मैंने कहा। वह भीतर चली गई। फिर देर तक कोई बाहर आया ही नहीं, केवल मंत्रोच्चारण सुनाई देते रहे। पापा, लेट अस गो, दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग। हम लड़की वाले हैं बेटा, लड़की वालों को इज्जत देने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। मेरी भी यहाँ बैठने की इच्छा नहीं है, पर बीच में छोड़कर कैसे चला जाऊँ? कल को सब कहेंगे कि विवाह के लिए इतना अच्छा घर वर छोड़ दिया। आप लोगों से ज़रा सब्र करते नहीं बना? वाह रे घर, मैंने मुँह बिचका कर कहा। भीतर मंत्रोच्चार बंद हो गया था और आरती गान शुरू हो गया था। कोई आधा दर्जन आरतियां गाने के बाद शांति स्थापना हुई। कुछ ही क्षणों में गृहस्वामी बाहर आए, शरीर पर सिर्फ एक धोती बांधे हुए। हम लोग शिष्टाचारवश उठ खड़े हुए। हमें अनदेखा करते हुए वे सीधे आंगन में गए, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया और हमारी ओर हाथ उठाते हुए भीतर चले गए। ये आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, मैंने खींच कर कहा। वे आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, बल्कि 2 उंगलियां उठाकर कह रहे थे कि अभी 2 मिनट में आता हूँ, पापा ने बताया। कोई 5 मिनट बाद वे कपड़े पहनकर अवतरित हुए। अरे आप लोग बाहर क्यों बैठे हैं, भीतर आइए ना। कहने का मन हुआ कि हमें किसी ने भीतर बुलाया ही नहीं तो कैसे आते, पर उनकी उम्र का ख्याल करके चुप रह गई। भीतर का नज़ारा भी बहुत आकर्षक नहीं था। इट वॉज इक्वली डिप्रेसिंग। बाबा आदम के ज़माने का एक बदरंग सोफ़ा पड़ा था, जिसके नीचे एक पुरानी मटमैली दरी पड़ी हुई थी। टेबल एकदम बेमेल थी, लगता था किसी फर्नीचर की नीलामी से उठाई गई है। सदियों पुराना एक पंखा ऊपर झूल रहा था, जो हवा कम और आवाज़ ज़्यादा दे रहा था। गनीमत है कि यहाँ पंखा तो था।
बाहर बरामदे में तो प्राकृतिक हवा पर ही संतोष करना पड़ा था। कमरे में सामान ठूंस ठूंस कर भरा गया था। दीवार पर कैलेंडरों की भरमार थी। सब में देवताओं के चित्र थे। 2-3 फैमिली फ़ोटो भी लटक रहे थे। कमरे की सज्जा से बिल्कुल भी मेल न खाता हुआ नया चमचमाता टीवी एक दीवार की शोभा बढ़ा रहा था। शायद बेटे की पहली पगार का उपहार था। सॉरी, उन्होंने गला खखार कर कहा, आज नहाने में थोड़ी देर हो गई। नल बहुत देर से आए थे ना। इट्स ओके, पापा ने कहा। अब और देर ना करेंगे, वह काम कर लें जिसके लिए आए हैं। लेट अस कम टू द पॉइंट। पॉइंट यह है, उन्होंने दोबारा गला साफ करते हुए कहा, हमें बिटिया की हाइट ज़रा कम लगी। माफ़ करना, पर मेरे बेटे की हाइट 5 फुट 9 इंच है। मैं तो भरी बैठी थी, एकदम फट पड़ी। हाइट तो आपको पहली नज़र में ही पता चल गई होगी। फिर ये बात कहने के लिए आपने 24 घंटे क्यों ले लिए? उन्होंने आंखें तरेर कर मुझे देखा। उन्हें मेरी एक स्त्री की बेअदबी पसंद नहीं आई होगी। तल्ख स्वर में बोले, एकदम कैसे कह दें? कुछ विचार विमर्श भी तो करना होता है कि नहीं? यहाँ रोज़ के रिश्ते चले आ रहे हैं, सबके साथ तालमेल बिठाना होता है। रिश्तों का तो ऐसा है अंकल, कल को आप किसी बिजली के खंभे को भी लड़का बनाकर खड़ा कर देंगे तो उसके लिए भी रिश्ते आने लगेंगे। पापा ने धीरे से मेरा बाजू दबाकर मुझे चुप रहने का संकेत किया। सच तो यह था कि मैं अपमान से सुलग उठी थी। मुझे रोना भी आ रहा था, पर मैं इस घटिया आदमी के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए गुस्से से फनफना उठी थी। पापा ने शांत स्वर में कहा, देखिए, आपके बेटे की रजामंदी के बाद ही हम आगे बढ़े हैं। उसने हाँ कर दी, उसके बाद ही हमने आपसे संपर्क किया है। उसे क्या अकल है? अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है वो। पहली लड़की देखी और हाँ कर दी। कितनी लड़कियां देखने का प्लान है? मेरे इस व्यंग को वे सहजता से पी गए और बोले, अभी तो शुरुआत है। बेटे के बाप होने के दर्प से उनका चेहरा दमक रहा था। आपने एक बार ललित से बात तो कर ली होती, पापा ने कहा। वो तो रात को ही कर ली थी। उसने क्या कहा? वह बोला, आप जैसा ठीक समझें करें। मैंने तो मुलाहिजे में हाँ कर दी थी। पापा एकदम उठकर खड़े हो गए। कम ऑन बेटी, लेट अस गो। तभी उनकी सुकन्या चाय लेकर हाजिर हुई। चाय तो पीते जाइए। नो थैंक्स, पापा ने कठोर स्वर में कहा और चल पड़े। दरवाजे तक आकर पापा रुके, फिर मुड़कर उन्होंने कहा, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, एक संदेश देना चाहूँगा। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। बेटा आपका इंजीनियर हो गया है, अब रिश्तों की लाइन लग जाएगी, तो उन लोगों के लिए बाहर 4-5 ढंग की कुर्सियाँ लगवा दीजिए। हो सके तो ये पंखा बदल दीजिए। यूँ तो आपका सोफ़ा भी रिटायर करने लायक हो गया है, पर सबसे पहले एक अच्छा सा टी सेट ले आइए। आपके बेटे की प्रेस्टीज का सवाल है। सुकन्या के हाथ में रखी ट्रे एकदम ऐसे थरथराई कि लगा अब गिरी कि तब गिरी। उसके पिता भी ज़रूर थरथराए होंगे, पर उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए हम लोग रुके नहीं, सीधे बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते ही मैं पापा के कंधे से झूल गई। वेल डन पापा, वेरी वेल डन। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।